छात्रों, आज के इस वीडियो में हम चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या चतुर्थ अनुसंध गुणधर्म जो है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे हम परासरण दाब कहते हैं। परासरण एक प्रक्रिया है, उसके बाद में उत्पन्न होता है। लेकिन परासरण का अध्ययन करने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसे भी समझ लेना चाहिए, जिसे हम डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। विसरण क्या है बच्चों? इसके लिए हम एक प्रयोग पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जिसमें हम एक बीकर के अंदर थोड़ा सा जल लेते हैं। उस जल के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट की एक छोटी सी टुकड़ी या क्रिस्टल डाल देते हैं, जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 कह रहे हैं। अब हम कुछ समय बाद इसे रखा रहने देते हैं और कुछ समय बाद हम इसका अवलोकन या ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण करते हैं। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट, यहां दो क्रियाएं होंगी, नंबर 1 और नंबर 2। इस क्षेत्र में आप देख रहे हो कि केवल पोटेशियम परमैंगनेट की सांद्रता अधिक है और जल यहां पर बहुत ही कम है, क्योंकि ये क्रिस्टल ही पोटेशियम परमैंगनेट का है। तो इसके अंदर जल तो शुरुआत में तो नगण्य है बिल्कुल। अन्य पूरे क्षेत्र में आप देख रहे हो तो यहाँ जल की सांद्रता बहुत अधिक है और पोटेशियम परमैंगनेट की सांद्रता शुरुआती तौर पर नगण्य है। लेकिन कुछ समय बाद जब हम प्रेक्षण लेते हैं तो हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से धीरे धीरे स्वतः ही मूवमेंट करके, अभिगमन करके इस पूरे जल में फैलने लगते हैं और इस जल का रंग बैंगनी, लाल बैंगनी हो जाता है। दूसरी बात, यहां से जल के अणु जो है वो इस क्षेत्र में जहां पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल रखा हुआ था, ये जल के अणु ऑटोमेटिक इसके अंदर प्रवेश करने लगते हैं और इसका एक तरीके से कहें हम विखंडन हो जाता है और ये टूट जाता है और स्प्रेड हो जाता है पूरे बिलियन के अंदर। तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि ये जो हमने KMnO4 का क्रिस्टल इस बीकर के अंदर डाला था, कुछ समय बाद यह क्रिस्टल स्वतः ही गायब हो जाएगा और यह पूरा का पूरा जल जो है वह वायोलेट कलर या रेड वायोलेट बैंगनी कलर का हो जाता है। अब इस स्थिति में दो क्रियाएं हुई। जल के अणुओं का अपनी इस अधिक सांद्रता से इस पोटेशियम परमैंगनेट की ओर अभिगमन और पोटेशियम परमैंगनेट के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से संपूर्ण जल वाले क्षेत्र की ओर स्वतः अभिगमन। दोनों ही प्रक्रियाओं में आपने देखा, इन दोनों ही क्रियाओं में आपने देखा कि एक पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः अभिगमन कर रहा है। जैसे यहां जल है तो वो जल अपनी अधिक सांद्रता से इस पोटेशियम परमैंगनेट वाले क्षेत्र में, जहां की जल की मात्रा कम है, उस क्षेत्र में अपने आप अभिगमन कर रहा है। दूसरी बात, ये पोटेशियम परमैंगनेट जहां पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा ज्यादा है, ये अपने इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जहां पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा कम है, उस क्षेत्र में अपने आप स्वतः अभिगमन कर रहा है। जिसके बाद में कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये पूरा पदार्थ जो है वह इस पूरे बीकर में रखे हुए जल के अंदर समान रूप से वितरित हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, मिल जाता है और एक बिलियन का निर्माण कर लेता है। मैं ये कह रहा हूं कि जब दो पदार्थ स्वतः ही एक दूसरे से मिलकर के समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उनके इस प्रकार स्वतः मिलने की क्रिया को ही हम विसरण कह देते हैं। तो विसरण की बात हमारी समझ में आ गई बच्चों। अब बात है परासरण, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि झिल्लियां क्या होती हैं। मेम्ब्रेन या जिन्हें हम कहें झिल्लियां। तो झिल्लियां बच्चों एक्चुअली क्या है? ऐसे मान लीजिए कि मेम्ब्रेन्स आर ए सीट ऑफ नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पोर्स, यानी कि अति सूक्ष्म छिद्रों के एक नेटवर्क की सीट है कोई झिल्ली। जैसे ये कोई झिल्ली है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे सब माइक्रोस्कोपिक मतलब अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो ऐसे ही सीट को ही हम झिल्ली कह रहे हैं। यहां पर एक नए प्रकार की झिल्ली से हमें अवगत होना है, दैट इज SPM। इसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य
झिल्ली। ये क्या होती है बच्चों? अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली ऐसी झिल्लियां हैं जो अपने अंदर से, जो अपने में से केवल विलायक के अणुओं को गुजरने देती हैं, विलेय पदार्थ के अणुओं को नहीं गुजरने देती हैं। यानी एसपीएम आई मीन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स आर दोज मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू देम, नॉट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ये इस मामले में अति विशिष्ट है। ये सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने में से नहीं गुजरने देती, ये केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अपने में से गुजरने देती हैं। उन्हें हम अर्धपारगम झिल्लियां कहते हैं। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एसपीएम की विशेषता क्या है कि ये केवल अपने अंदर से सॉल्वेंट यानी विलायक के अणुओं को गुजरने देंगी, विलेय पदार्थ के अणुओं को नहीं गुजरने देती हैं। अब इनका यहां क्या उपयोग है वो हमें परासरण की क्रिया में समझने में आएगा। उसे देखिए आप कि परासरण क्या है। ऑस्मोसिस। मान के चलिए यहां पर मैंने ये एक पात्र लिया है, जिसे पात्र का मैंने पार्टीशन कर दिया है, बीच में से इसे दो भागों में बांट दिया है। और ये जो पार्टीशन किया है बच्चों, ये मैंने एसपीएम के द्वारा किया है, आई मीन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा मैंने इस पात्र के दो पार्ट कर दिए। ये पार्ट फर्स्ट हो गया और ये पार्ट सेकंड हो गया। अब इसमें मैंने एक साइड में, मान लो इस साइड में मैंने सॉल्यूशन रखा हुआ है। मान लो ये शुगर सॉल्यूशन है, मान लो ये साइड सॉल्यूशन है, मान लो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है, मान लो इसके अंदर ग्लूकोज मिला हुआ है, मान लो कुछ और मिला हुआ है, यानी ये कोई सॉल्यूशन है पानी के अंदर। यानी इसके अंदर विलेय और विलायक दोनों ही चीजें मौजूद है। अब इस साइड में हम देख रहे हैं, इस साइड में हमने केवल सॉल्वेंट ले रखा है। सपोज वाटर है, पानी है, पानी को हमने विलायक के रूप में लिया है। तो दूसरे पार्ट में हमने केवल पानी लिया है और पहले पार्ट में हमने सॉल्यूशन लिया है। तो बच्चों आप देखोगे कि पार्ट सेकंड में केवल पानी है और पार्ट फर्स्ट में सॉल्यूशन है, विच इज सेपरेटेड बाय इट्स प्योर सॉल्वेंट बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एसपीएम के द्वारा इसको हमने, इस विलयन को इसके शुद्ध विलायक से पृथक करके रखा हुआ है। तो इस स्थिति में आप देखोगे कि एसपीएम की विशेषता क्या है। एसपीएम अपने अंदर से केवल विलायक के अणुओं को गुजरने देती है, विलेय पदार्थ के अणुओं को नहीं गुजरने देती है। अब यहां पर आप देखोगे इस क्षेत्र में विलेय पदार्थ के कणों की मात्रा ज्यादा है, यहां विलेय पदार्थ के कणों की संख्या शून्य है, बिल्कुल है ही नहीं यहां पर विलेय पदार्थ के कण। तो ऐसी स्थिति में इस एसपीएम के दोनों तरफ सांद्रताएं बिल्कुल अलग अलग है। यहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और यहां पर जीरो है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये विलायक के जो कण हैं, विलायक के जो मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एसपीएम के बोथ साइड्स यानी दोनों तरफ सांद्रता को समान करने के प्रयास में स्वतः अभिगमन करेंगे, खुद ही अभिगमन करेंगे। मतलब क्या है, ये विलायक के अणु स्वतः ही इस एसपीएम में से विलयन की साइड में गुजरेंगे, अपने आप ही गुजरेंगे। कारण ये है क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एसपीएम का है, एसपीएम सॉल्यूट पार्टिकल्स को इस साइड में जाने नहीं देगी। तरीका तो ये भी हो सकता था कि यहां से सॉल्यूट पार्टिकल्स निकल करके इस साइड में चले जाए और दोनों तरफ विलयन की सांद्रता समान हो जाए, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स को एसपीएम गुजरने नहीं देता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स को गुजरने देता है। अगर सॉल्वेंट इधर से उधर चला जाएगा फिर तो ये विलयन और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसकी सांद्रता और बढ़ जाएगी। तो उसके लिए क्या है कि विलायक के कणों को इस एसपीएम में से विलयन की तरफ स्वतः अभिगमन करना होता है। स्वतः अभिगमन करते हैं, अपने आप ही अभिगमन करते हैं, जिससे कि इस तरफ विलयन की सांद्रता को इस तरफ के विलायक की सांद्रता के समान किया जा सके। हालांकि ये इस जगह यहां पर ये संभव क्यों नहीं है, क्योंकि कितना भी विलायक इस साइड से, सेकंड साइड से फर्स्ट साइड में प्रवाहित हो जाए, लेकिन वो अल्टीमेटली इस विलयन के बराबर अपनी सांद्रता तो नहीं कर सकता, क्योंकि इस विलयन में चाहे एक विलेय पदार्थ का कण क्यों न रहे, लेकिन लास्ट में एक में कुछ ना कुछ तो विलेय पदार्थ रहेगा। उस साइड में तो विलेय पदार्थ की मात्रा जीरो। लेकिन यहां क्या होगा बच्चों, जब इस तरह विलायक के कण अपने आप ही विलयन की ओर प्रवाहित होंगे तो इस विलयन का लेवल बढ़ेगा। ऐसे ये लेवल जो होगा ऊंचा उठेगा, ऊंचा उठेगा, ऊंचा उठेगा, ऊंचा उठता चला जाएगा, और ये लेवल जो होगा वो नीचे जाएगा विलायक का, और ये लेवल जो होगा वो ऊंचा उठेगा। तो इससे क्या होगा, इस साइड में ऑटोमेटिक एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होगा, जो कि इधर से आने वाले विलायक के अणुओं के प्रवाह के विरुद्ध कार्य करेगा और उनके प्रवाह को रोकेगा। तो ये जो फोर्स इस साइड से डेवलप होगा इसे ही हम परासरण
दाब कह देंगे। परासरण क्या रहा था? परासरण ये है when a solution is separated from its pure solvent through a semi-permeable membrane by a semi-permeable membrane, then the spontaneous flow of solvent particles through semi-permeable membrane towards solution. I mean the spontaneous flow of solvent particle from the lower concentration region of solute towards higher concentration region of solute. The spontaneous flow of solvent particle from dilute solution towards more concentrated solution is known as osmosis. मतलब परासरण वह प्रक्रिया है विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर के अधिक सांद्र विलयन की ओर स्वतः अनुगमन क्या कहलाता है बच्चों? परासरण कहलाता है। यहां आपने यही देखा था कि ये सॉल्यूशन जो था वो इसके सॉल्वेंट से एसपीएम के द्वारा सेपरेट किया गया था। फिर इस सॉल्यूशन की साइड में अच्छा परासरण होता क्यों है? ये जो ऑस्मोसिस है वो इसलिए होता है जिससे टू हैव सेम कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द एसपीएम, मतलब एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों ओर समान सांद्रता को प्राप्त करने के लिए जब सॉल्वेंट पार्टिकल लगातार फ्लो करेंगे इस विलयन की तरफ सॉल्यूशन की साइड में, तो सॉल्यूशन का लेवल ऑटोमेटिकली धीरे धीरे राइज होता चलेगा, बढ़ता चलेगा। जब सॉल्यूशन का लेवल बढ़ेगा देन ए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज डेवलप्ड टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड व्हिच विल एक्ट अगेंस्ट द फोर्स कॉजिंग ऑस्मोसिस। तो इस स्थिति में सॉल्यूशन की साइड में एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा जो कि इस जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया चल रही है इसके अगेंस्ट वर्क करेगा और उस ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए मतलब एक्ट करेगा, रोकेगा, उसको प्रयास करेगा उस ऑस्मोसिस को रोकने का, क्योंकि इस तरफ जब इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाए। इसे हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान के चलिए सपोज ए थिसिल फनल इज टेकन हुज लोअर एंड इज टाइड विद एनिमल मेम्ब्रेन, आई मीन एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. Now this is kept in a beaker filled with water, the pure solvent H2. The lower end of this thistle funnel is filled with sugar solution of which level is noticed initially. जैसे इस सुगर सॉल्यूशन का जो लेवल है शुरुआत में मान लो यहाँ है, ए स्थिति पर है और इसके अंदर हमने ये पानी भर के रख दिया है। तो आप देख रहे हो बच्चों इस साइड में क्या है, इस थिसिल फनल के अंदर सुगर सॉल्यूशन विलयन भरा हुआ है और बाहर क्या है, ये एसपीएम है, एसपीएम मतलब अर्धपारगम झिल्ली, और ये विलयन किससे सेपरेटेड है, इस अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अपने शुद्ध विलायक से अलग है। तो इस स्थिति में आफ्टर सम टाइम taking the observation we will see that the level of liquid inside the tube will arise due to osmosis from the pure solvent region towards solution region। यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का इस एसपीएम में से होकर के ऑटोमेटिक जब विलयन की ओर परासरण होगा तो उससे इस विलयन का लेवल नली के अंदर ए से बढ़ करके और डी कंडीशन में पहुंच जाएगा। एट द लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड द ट्यूब arises, so in that case a hydrostatic pressure is developed towards the solution side which act against the force causing osmosis। यहां पर जो ऑस्मोसिस हो रहा है उस फोर्स के अगेंस्ट ये इस साइड से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होता है, जिसका मान कितना होगा आप पाई इक्वल टू एच डी जी। जिसे मैंने पहले आपको बताया है उस स्थिति में इसको रो कहकर के बताया था, एच रो जी यानी पाई इक्वल टू एच रो g, where h is the height of liquid inside the tube and g is the acceleration due to gravity, गुरुत्वीय त्वरण है ये, and rho is the density of sugar solution। इसका सुगर सॉल्यूशन का कितना घनत्व है वो है रो। तो इस साइड से लगने वाला जो दाब होगा वो उसका मान कितना होगा, h रो g या h d जी, उसको डेंसिटी या रो के द्वारा दर्शा लो या डी के द्वारा दर्शा लो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ देर बाद ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो इस साइड से लग रहा है वो ऑटोमेटिक इतना हो जाएगा कि वो इस अंदर से एसपीएम में से जो परासरण हो रहा था सॉल्वेंट पार्टिकल्स का उसको प्रिवेंट कर देगा। तो मैं उसी स्थिति में इसको क्या कहूंगा, ये जो प्रक्रिया थी सॉल्वेंट पार्टिकल्स का एसपीएम में से होकर के सॉल्यूशन की ओर स्पॉन्टेनियस फ्लो, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टुवर्ड्स solution side is known as osmosis, and due to osmosis
Hydrostatic pressure is developed towards solution side. After some time, this hydrostatic pressure is just sufficient to prevent further osmosis. In that case, this hydrostatic pressure will be known as osmotic pressure of that solution, that can be represented as pi equal to HdG. I have told you recently. तो ये पाई का मान जो है, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है, वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कि आगे होने वाले परासरण क्रिया को रोकने के लिए पर्याप्त है, उसे ही हम क्या कह देंगे, उस विलयन का परासरण दाब कह देते हैं। वैसे परासरण दाब को हम मोल कॉन्सेप्ट या मोलरिटी से रिलेट करें तो परासरण दाब का जो फॉर्मूला है, जो एक्सप्रेशन है, दैट इज पाई इक्वल टू MRT। बच्चों जी M क्या है? M इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट हैज बीन कंसीडर्ड प्रीवियसली, जिसे हम पहले से ही जानते हैं, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलरिटी। कई जगह पर आपको ये C के रूप में लिखा हुआ मिलेगा, C फॉर कंसंट्रेशन, एंड एक्चुअली यू हैव नोन दैट द मोलरिटी इज ए वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये वही मोलरिटी है जो C लिख लीजिए इसे, या M लिख लीजिए यहां पर, या आप जानते हो मोलरिटी M को हम N/V भी कहते हैं, प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, ये भी इस तरह से भी कह सकते हैं। तो पाई इक्वल टू M की जगह अगर हम N/V और RT ये लगा दें तो ये भी परासरण दाब का ही फॉर्मूला है। N क्या है? विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, V क्या है? विलयन का आयतन है, और R इज द गैस कांस्टेंट दैट्स वैल्यू इज 0.0821 लीटर वायुमंडल पर केल्विन पर मोल। द वैल्यू ऑफ R इज 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। अगर बार में लेंगे इसको तो हम ये हो जाएगा R का वैल्यू R इक्वल टू 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, फिर वो ये हो जाता है। अगर उसको बार में, वो तो सवाल में देखना पड़ेगा कि वहां पर वो दाब बार में दे रहा है या एटीएम में दे रहा है, कैसे दे रहा है। नॉर्मली आप R का मान 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये ध्यान रखिए। T इज द केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप यह है। तो ये इस तरह से परासरण दाब के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको पाई इक्वल टू MRT या पाई इक्वल टू CRT, M की जगह C भी रखा हो सकता। और C का मतलब मोलरता का मतलब क्या है? N/V यानी मोलों की संख्या बटे आयतन, प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो पाई इक्वल टू N/V RT ये निकल करके आ जाएगा परासरण दाब का फॉर्मूला। अब यहां से आगे बच्चों दो बातें और भी है समझने की, वो क्या है? तीन प्रकार के सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आप समझते हो ऑस्मोसिस क्या, यानी कि तनु विलयन वाले क्षेत्र से शांत विलयन वाले क्षेत्र की ओर विलायक के अणुओं का एसपीएम में से होकर स्वतः अभिगमन परासरण कहलाता है। और इस परासरण की प्रक्रिया के बाद में ही ऑन द सॉल्यूशन साइड ए फोर्स दैट एक्ट अगेंस्ट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज डेवलप्ड ऑटोमेटिकली। मतलब विलयन की तरफ परासरण के विरुद्ध ही एक फोर्स ऑटोमेटिक डेवलप होता है जो परासरण क्रिया का विरोध करता है। इस मामले में आप कैसे कहोगे? जब विलयन को हमने एसपीएम के द्वारा, ये सॉल्यूशन था, इसको सॉल्वेंट से हमने सेपरेट किया था, तो इस कंडीशन में बच्चों जैसे इस तरफ से आप देख रहे थे कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का स्पॉन्टेनियस फ्लो मतलब स्वतः अभिगमन हो रहा है सॉल्यूशन की साइड, तो आप देख रहे थे इसका लेवल बढ़ रहा है। तो यहां पर हम इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेजर करें, कैसे पहचाने कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है? उसके लिए इस साइड में हम प्रेशर लगाते हैं। तो इस साइड से जो प्रेशर लगाया जाएगा, तो इस प्रेशर की वजह से इस सॉल्यूशन पर प्रेशर ऊपर से जब पड़ेगा तो ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस तरफ फ्लो नहीं हो पाएंगे, विलयन की तरफ नहीं आ पाएंगे। तो नहीं आ पाएंगे तो ऑस्मोसिस प्रक्रिया रुक जाएगी, और जितना दाब लगाने पर वह ऑस्मोसिस प्रक्रिया रुक जाती है, उसी दाब को ही हम इस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। सपोज करिए कि हमने
शुरुआत में ही ऑस्मोटिक प्रेशर दिया, ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। शुरुआत में लगाओगे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय विलयन अधिक सांद्र होगा और विलायक के अणु इस तरफ आने के लिए आतुर होंगे। तो उस स्थिति में उनके प्रवाह को, विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाह जो है उसको रोकने के लिए हमें अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर विलयन की सांद्रता ज्यादा है तो उसका पराक्षण दाब भी ज्यादा होगा। और जैसे जैसे यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल्स विलयन की तरफ आते जाएंगे, विलयन तनु या पतला होता जाएगा, तो उस तरफ सॉल्वेंट का प्रवाह रोकने के लिए फिर हमें फोर्स या प्रेशर भी कम लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर विलयन पतला हो गया है, तनु हो गया है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यहां से ये बात फॉर्मूले से भी साबित हो रही थी, क्योंकि पाई इक्वल टू एम आर टी, और वेयर पाई इक्वल टू एम का मतलब एम अपॉन वी आर टी, एन इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के मोलों की संख्या जब तक ज्यादा रहेगी उस विलयन का पराक्षण दाब ऑटोमेटिक ज्यादा रहेगा। ये चीज फॉर्मूले से भी निर्भर करती है, और इसी से ही आप समझ सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज वी हैव नोन प्रीवियसली दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब जो ऐसे गुण जो कि विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें ही तो हम अनुसंध के गुणधर्म कहते हैं। इसीलिए तो भैया पराक्षण दाब अनुसंध के गुणधर्म है, क्योंकि इसका मान विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, इसीलिए ये अनुसंख्य गुणधर्म है। चलिए ये बात हुई। इसके बाद हम बात करते हैं, 3 प्रकार के सॉल्यूशन हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, थर्ड है बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तीनों को हम एक एक करके देखें। आइसो मीन्स सेम वैल्यू, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर 2 विलयन की बात की जाए, सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सॉल्यूशन सेकंड, तो उस कंडीशन में दोनों का अगर पाई 1 एंड पाई 2, पराक्षण दाब पहले विलयन का और पराक्षण दाब दूसरे विलयन का अगर बराबर हो, तो ये दोनों विलयन एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के रिलेटिवली आइसोटोनिक होंगे, समपरासी होंगे। और पाई 1 इक्वल टू पाई 2, इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने पड़ सकते हैं। तो पाई 1 का मतलब क्या हो जाएगा, M1RT1 इक्वल टू पाई 2 का मान M2RT2। अब बच्चों एक बात है, R इज द गैस कांस्टेंट, समझना यहां पर थोड़ा सा ध्यान से। R गैस कांस्टेंट है, ये R गैस कांस्टेंट है, दोनों में स्थिरांक है, वो तो एक ही वैल्यू रहेगा। मैंने इसको R1 और R2 क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो गैस नियतांक है, स्थिरांक है। दूसरी बात, M1 इस विलयन की सांद्रता है, फर्स्ट विलयन की, और M2 उस विलयन की सांद्रता है, दूसरे विलयन की मोलरता है, वो अलग अलग हो सकती है। अब बात आई T1 और T2, तो T1 और T2 मैंने क्यों कर दिया है, ये भी बात यहां समझने की है। हमें यहां T1 और T2 नहीं करना है, क्योंकि दोनों विलयनों की तुलना हम एक साथ रख करके ही तो करेंगे। ऐसा तो है नहीं, एक विलयन हमने यहां रखा हुआ है, दूसरा विलयन हमने दूसरी जगह रखा हुआ है, एक विलयन गर्म हो रहा है और दूसरा विलयन ठंडा हो रहा है। ऐसी स्थिति में उनकी क्या तुलना करेंगे। हम ये मान के चलते हैं जो दोनों विलयनों की जो तुलना की जा रही है वो सेम टेम्परेचर पर की जा रही है, तो टेम्परेचर को भी हम और 1 और 2 कहने के बजाय T और T ही कहेंगे इस स्थिति में। अब बच्चों देखना, M1 का मान क्या रख सकते हैं हम, N1 अपॉन V1। दूसरी तरफ M2 का मान क्या रख सकते हैं, N2 अपॉन V2। अब R और T सेम थे, दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे। N1 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन V2। अगर हमें पहले विलयन में मूलों की संख्या और आयतन दिया हुआ हो, दूसरे विलयन में मूलों की संख्या और आयतन दिया हो, इनमें से कोई भी 3 चीजें दी हुई हो, तो चौथे मेजरमेंट को हम ज्ञात कर सकते हैं, चौथे मापन को हम कर सकते हैं। कोई भी 3 ये और ये दिए हैं तो ये निकाला जा सकता है, जो भी आप समझ रहे हो कुछ इस तरह से। हमें ये फॉर्मूला जो है आइसोटोनिक का बहुत ही उपयोगी है कई न्यूमेरिकल्स के अंदर। अगला है बच्चों हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या है, जब 2 विलयनों में, यहां इन दोनों को हम एक साथ समझेंगे, दोनों को ही एक साथ समझेंगे। क्या है मतलब, 2 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सॉल्यूशन सेकंड, दोनों विलयनों को समझें। सपोज करिए बच्चों कि इसका पाई 1 जो है
ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्ट और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेकंड। मान के चलिए थोड़ी देर के लिए कि पाई 1 का मान पाई 2 से ज्यादा है, यानी पहले विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से अधिक है। तो इस स्थिति में बच्चों यहां गौर करें आप, जिस विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से कम है उसे हम हाइपोटोनिक कहेंगे। जैसे यहां पर सॉल्यूशन 2 का परासरण दाब जो है वो सॉल्यूशन फर्स्ट से कम है, तो ये वाला जो सॉल्यूशन होगा वो इस विलयन की तुलना में हाइपोटोनिक कहलाएगा। कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा बच्चों? ये हाइपोटोनिक। और गौर करें, जिस विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब की तुलना में अधिक है उसे हम दूसरे विलयन की तुलना में हाइपरटोनिक कहेंगे। दोनों को एक साथ समझना, जिस विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन से कम है वो हाइपो हो जाता है, और जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन से अधिक है वो हाइपर हो जाता है। तो जो इसका परासरण दाब ज्यादा है तो ये वाला विलयन इस विलयन के सापेक्ष हाइपर कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। दोनों एक साथ क्लियर हो गए। ये हमारा परासरण दाब था, ये चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।